गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का पार्ट नंबर आज 5 लेके आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या है, इनको हम लोग देखेंगे। सरदारी सिस्टम क्या था दक्षिण भारत का, दक्षिणों प्रांत का सरदारी सिस्टम क्या था वो पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें दैविक राजा अर्थात समझेंगे राजा कुषाण के बारे में, कुषाण साम्राज्य के बारे में, कुषाण राजवंश के बारे में। दो टॉपिक को आज हम लोग डिफाइन करेंगे, उनको बारीकी से समझेंगे। और कुषाण के बारे में आपका पूछा भी जाता है, लगातार आपका क्लास 12 के एग्जाम में कुषाण के बारे में पूछा जाता है। और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आपका, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अर्थात समझिएगा चैप्टर का नाम था राजा किसान और क्या था, नगर था ना। उन्हीं में से राजा का क्या धर्म है, राजा का क्या कर्तव्य है, उनके बारे में समझेंगे। उनका नया सिद्धांत क्या है राजा का वो समझेंगे। तो राजा देखिए, राजा उस समय किस आकार का होता था, किस टाइप का होता था। तो दक्षिणों प्रांत यानी भारत के दक्षिण वाले भाग में, ये द्रविड़ भारत जिसको हम लोग कहते हैं, ये आधा जो भारत नीचे वाला जो दिखाई पड़ता है, इनको हम लोग द्रविड़ भारत कहते हैं। दक्षिण भारत कहते हैं, ये दक्षिण में है इसीलिए इसको दक्षिण भारत भी कहते हैं, द्रविड़ भारत भी कहते हैं। और यहाँ पे राजा का शक्ति कैसा होता था, सरदार के रूप में होता था, सरदारी शक्ति होता था। सरदारी का अर्थ होता है वो शक्तिशाली व्यक्ति को क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था, या उनके द्वारा किए गए, सरदार के द्वारा जो किए गए कार्य होते थे उनको सरदारी कार्य कहा जाता था। तो दक्षिण उप महाद्वीप जिसको हम लोग तमिलकम के नाम से जाने जाते थे, दक्षिण उप महाद्वीप को क्या कहते थे, तमिलकम कहते थे। तमिलकम ये हो गया तमिलनाडु वाले प्रांत था, कर्नाटक वाला था, आपका केरल वाला प्रांत था, आंध्र प्रदेश वाला प्रांत था। इन सभी प्रांतों को हम लोग क्या कहते हैं, तमिलकम कहते थे। और ये तमिलकम में आपका 3 राज्य मुख्य रूप से आते थे। एक आता था तमिलनाडु, देखिए ये भारत का द्रविड़ भारत का क्षेत्र है। ये थोड़ा सा जब करेले के आकार का मैप में देखिएगा करेले के आकार का जो है ना शेप दिखेगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, केरल कहते थे। इसको क्या कहते थे, केरल, करेला के आकार का केरल। मैंने एक वीडियो भी डाल के रखा है, भारत के जितने भी राज्य है सभी राज्यों को हम ट्रिक के माध्यम से 28 का 28 राज्य जो ना ट्रिक के माध्यम से हम याद करवाए हैं। और वीडियो डाला हुआ यूट्यूब में देख सकते हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा AK शर्मा में, राज्यों का नाम आ जाएंगे आपका, या एजीएस टीचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा, उसमें मैप सर्च कीजिएगा आ जाएगा आपका। तो ये केरल वाले प्रांत, और ये वाला प्रांत जो है आपका आंध्र प्रदेश है, इसको क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश प्रांत कहते हैं। और ये वाला प्रांत जो हो गया इसका सटा हुआ, इसको कहते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसको कहते हैं तमिलनाडु। ये 3 वाले प्रांत को हम लोग क्या कहते हैं, तमिलकम के नाम जाए, यानी तीनों राज्यों के समूह को हम लोग क्या कहते थे, तमिलकम कहते थे। तमिलकम में शासक हुआ करता था, सरदारी शासक हुआ करता था, जिसको पहला कहते थे पांड्य सरदारी, यानी पांड्य राज्यों की जो सरदारी था, या पांड्य जो राजा होते थे जो उनका शासन चलता था, ये चलता था तमिलनाडु वाले क्षेत्र, ये वाले प्रांत में चलता था। कौन सा शासक, पांड्य सरदारी चलता था। और लोच सरदारी आपका कहाँ चलता था, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे लोच सरदारी चलता था, आंध्र प्रदेश में लोच सरदारी चलता था। और चेर सरदारी आपका कहाँ चलता था, केरल में आपका चेर सरदारी चलता था। 3 सरदारी आपका मुख्य रूप से यहाँ पे दक्षिण उपमहाद्वीप में चलता था। याद करिए एक बार, तमिलनाडु में कौन सा सरदारी चलता था, पांड्य सरदारी चलता था। आंध्र प्रदेश में कौन सा सरदारी चलता था, लोच सरदारी चलता था। केरल में कौन सा सरदारी चलता था, चेर नामक सरदारी चलता था। अब समझिएगा कि बोले सर सरदार और सरदारी क्या होता है। सरदार का मुख्य अर्थ होता है शक्तिशाली व्यक्ति। सरदार का वो शक्तिशाली व्यक्ति जो साम्राज्य को चलाते थे, उसी को हम लोग क्या कहते थे, सरदार कहते थे। और सरदारी का अर्थ हो गया उनके द्वारा जो किए गए कार्य होते थे उनको हम लोग सरदारी कहलाते थे।
अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति को हम लोग क्या कहते थे, सरदार कहते थे। और ये सरदार कैसा होता था, वंशानुगत होता था। कहीं कहीं वंशानुगत भी होता था, कहीं कहीं वंशानुगत नहीं भी होता था। ये निश्चित नहीं था कि वंशानुगत ही हो। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा और सरदार का बेटा सरदार ही बनेगा, उसको वंशानुगत कहते हैं। लेकिन निश्चित नहीं था कि आपका वंशानुगत ही होगा। जो शक्तिशाली होता था वही आपका क्या बनता था, सरदार बन पाता था। और सरदार का समर्थक कौन करता था, उनका खानदान करता था। खानदान मतलब उसका रिलेशन, उसका ब्लड, उसका परिवार, उनका रिलेशन, वही उनका क्या करते थे, सरदार का सपोर्टर होते थे, समझे, या समर्थक होते थे। अर्थात समझिएगा फॉलोवर, उसका अनुयायी, उसको मानने वाला, उसका समर्थन करने वाला होता था। इसका सरदार का देखिए कार्य क्या था जी, सरदार का एक मुख्य कार्य क्या था कि विशेष अनुष्ठानों में जो है ना भाग लेना। अर्थात कोई भी धार्मिक अगर कार्य हो रहा है, विशेष धार्मिक कार्य हो रहा है, उसका फीता काटने का काम कौन करेगा, सरदार ही करेगा। उसका उद्घाटन करने का काम कौन करेगा, सरदार ही करेगा, राजा ही करेगा। दूसरा काम होता था आपका युद्धों में, अगर क्या होता, युद्धों का जो है ना देख रेख करना, युद्धों का नेतृत्व करना एज ए राजा। राजा का काम क्या होता, युद्ध का नेतृत्व करना। सरदार भी एक प्रकार का क्या है, दक्षिण भारत का राजा है, इसने युद्धों का क्या करता था, नेतृत्व करता था। दूसरा काम। तीसरा काम होता था आपका विद्वानों का विवादों का क्या करते हैं, निपटारा करते थे। अगर उसके शासन में, उसके शासन व्यवस्था में कोई विवाद हो जाता था, दंगा फसाद कुछ भी हो जाता था, उनको निपटाने का, उनको सुलझाने का काम यही सरदारों का होता था, राजाओं का ही ये काम होता था। अगला देखते हैं हम लोग, इसके अधीन जो ना राज्य से क्या लिया जाता था, भेंट लिया जाता था। भेंट का अर्थ समझिएगा, भेंट का अर्थ होता उपहार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आज के डेट में कर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर कहते हैं। कर का मतलब हो जाता है टैक्स। टैक्स का अर्थ हो गया क्या जी, कि जो जिससे जबरदस्ती लिया नहीं जाए, मतलब एक नियम पूर्वक उनसे जो लिया जाता है उनको कहते हैं टैक्स। एक निश्चित मात्रा में ये जरूरी रहता है कि टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट भारत सरकार को अभी टैक्स लागू कर दिया ना, तो हर हालत में आपको जो है टैक्स देना ही होगा, उसमें आप कतरा नहीं सकते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल आपको करना ही होगा। लेकिन ये भेंट क्या होता था, भेंट था उपहार। उपहार इनको, इन राजाओं को, इन सरदारों को, दक्षिण भारतीय सरदारों को जो भेंट स्वरूप में उनके क्षेत्र में रहने वाले जो आसपास के जो शासन करने वाले छोटे छोटे राज्य होते थे, उन राज्यों को सरदार के द्वारा उनको सुरक्षा दिया जाता था, प्रोटेक्शन दिया जाता था। प्रोटेक्शन के माध्यम से उनके बदले में वो क्या देते थे, गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे, भेंट स्वरूप देते थे। किनको, सरदार को। भेंट में क्या रहता था जी, भेंट में देखेंगे हम लोग आगे, सारा चीज हम समझेंगे। पहले ई पॉइंट को समझ लेते हैं। अस्थाई सेना व अधिकारी नहीं होता था। सरदार के पास कोई जो ना निश्चित अस्थाई सेना नहीं होता था, और न तो कोई निश्चित उनके पास कोई अधिकारी होता था। कई सरदार लंबी दूरी से जो व्यापार करते थे उन पर भी टैक्स लिया करता था। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका दिया गया है सातवाहन शासक। ये सातवाहन शासक 200 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी तक भारत में मध्य भारत के बीच में शासन किए थे। मिडिल में मध्य प्रदेश वाले जो प्रांत है ना, उन वाले प्रांत में आकर के भारत में शासन करने का काम किया था। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक शासन किया था। और ये दूर दराज से आते थे यहाँ व्यापार करने, उसके ऊपर से इसके क्या लिया जाता था, सरदार के द्वारा उन पर टैक्स लादा जाता था। उनसे टैक्स लिया जाता कि मेरे यहाँ व्यापार करोगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा शासक कौन था जी, शक शासक था। जो शक शासक कहाँ आए थे, ये शक शासक जो ना मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आकर के भारत के जम्मू एंड कश्मीर वाले प्रांत, उत्तरी भारत ऊपर वाले सबसे जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में
रह करके व्यापार करते थे, उनसे भी जो है सरदार क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे। उपहार स्वरूप में मैंने अभी बताया ऊपर में, उपहार स्वरूप में सरदार को आसपास वाले प्रांत से सुरक्षा के बदले में उपहार मिलता था, भेंट मिलता था, जैसे कि हाथी का दांत, सुगंधित आपका लकड़ी, जैसे कि चंदन की लकड़ी बात कर सकते हैं, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बालों के चावल, अर्थात हिरणों के बालों से द्वारा बनाया गया पंखा नहीं होता है, राजा जो बैठल रहते हैं, दो गो रानी बगल में बैठ करके, रानी नहीं दासी उसको बोला जाए, सॉरी दासी, बैठ करके चावल डुलाते हैं। बड़ा देखे होंगे कोई मूवी टूवी में या फिर सीरियल, धार्मिक सीरियल सब में एकदम रावण को डुला रहा है, किसमें, रामायण में, उसको चावर बोलते हैं, हम लोग कहते हैं पंखा, वो पंखा नहीं उसको चावर बोलते हैं। और वो चावर किसके बने होते हैं जी, हिरणों के बालों से बने होते थे। वो भी जो है ना कहते हैं सरदार को गिफ्ट दिया जाता था। मधु अर्थात मधुमक्खी के द्वारा उनके शहद वहद जो भी होते थे उनको भी इनको गिफ्ट के स्वरूप में सरदार को दिया जाता था। चंदन दिया जाता था, सुगंधित चंदन भी इनको दिया जाता था। सुरमा कहाँ लगाता है, सुरमा सर जो भी आंख में लगाता है, सुरमा भी दिया जाता था। हल्दी, इलायची इत्यादि इन सभी चीजों को जो है ना सरदारों को भेंट के रूप में मिलता था, अर्थात समझिएगा टैक्स के रूप में मिलता था। टैक्स तो निश्चित रूप से देना ही था, लेकिन ये गिफ्ट था, नेसेसरी नहीं था, आपको जो है दे दीजिए बस, जरूरी नहीं था। अगला ये टॉपिक रहा आपका क्या, सरदार और सरदारी का ये टॉपिक रहा। अगला हम लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कुषाण शासक, इसको बढ़िया समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका कुषाण शासक क्लास 12 के लिए। कुषाण शासक ने अपने आप को क्या समझ लिया, देवी का राजा समझ लिया, देविक राजा समझ लिया, अपने आप को जो ना देवता के समान अपने आप को घोषित कर दिया। अर्थात जो राजाओं जो होते थे, जो राजा मर जाते थे, बुजुर्ग राजा जो मर जाते थे, उनको जो है ना उनका देवी के समान सम्मान किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को भगवान से तुलना किया जाता था, देवी देवताओं से तुलना किया जाता था। अर्थात समझिएगा कि कुषाण शासकों में से जो उनके पुराने राजा मरते थे, उनको एक बूट के रूप में, बूट मतलब समझ चुके हैं आप, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बूट किसी भी व्यक्ति का प्रतिमा, इतना पेट से कटा हुआ से ऊपर वाला प्रतिमा बूट कहा जाता है। उन बूटों को मंदिर में रख करके पूजा जाता था कि यही भगवान है, ये भगवान स्वरूप है, इन्हीं को कहते थे। कुषाण शासक ही अपने आप को जो ना देवी का स्वरूप मनवाया था, यानी भगवान से अपने आप को तुलना कराया था और अपने पूर्वजों का पूजा भी करवाया था, इसीलिए इसको कहते हैं देविक राजा कहलाता है कुषाण शासक को। कुषाण शासक का कार्यकाल रहा आपका लगभग 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक कुषाण शासक ने भारत में शासन किया। स्थापना, कुषाण शासक का स्थापना किसने किया था, कुजुल कटफिसस। कौन किया था स्थापना, कुजुल कटफिसस नामक व्यक्ति ने कुषाण वंश का स्थापना किया था। और इसने, कुषाण शासक ने ही एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्के का नाम था शीशे का सिक्का। अब तक पूरे दुनिया में शीशा का सिक्का कोई नहीं चलवाया था, यही कुषाण शासक ने कुजुल कटफिसस के द्वारा ही, इसी के शासन काल में जो ना क्या चलाया था, शीशे का। क्वेश्चन पूछता है कि शीशे का सिक्के किस शासन में चला था, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कुषाण के सातवाहन शासक में जो ना शीशे का सिक्के चलवाया गया था। याद रखिएगा इसको। बोलेगा कि कुषाण कहां से आया था जी, तो कुषाण जो ना चीन से आया था, चीन होते हुए मध्य एशिया होते हुए जो है ना आपका भारत तक जो प्रवेश किया था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था, तो कनिष्क हुआ था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था। इसने 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में शक शासक को चलवाया, शक संवत को चलवाया था, सॉरी शक संवत को चलवाया था। और इसने पहला अपना राज्यरोहण, राज्य अभिषेक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। अर्थात गद्दी पर जो है ना, राज्यरोहण का अर्थ होता है गद्दी पर बैठना। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और यही 78 ईस्वी में जो है ना
राज्य रोहन करने के बाद इसने शक संवत चलाया था। क्वेश्चन पूछता है शक संवत किसने चलाया है? कनिष्क ने चलाया। शक संवत कब चला है? 78 ईस्वी में चला है, याद रखिएगा। ये सब तो और है। इसने अपने उपाधि धारण किया था, केसर का उपाधि धारण किया था। कनिष्क ने कौन सा उपाधि धारण किया था? केसर की उपाधि धारण किया था। इसने अपनी राजधानी 2 स्थापित किया था। पहला राजधानी पेशावर, जहाँ की अभी वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान। पहला राजधानी कनिष्क कहाँ बसाया था? पेशावर में। और दूसरी राजधानी आकर के मथुरा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश। श्री कृष्ण याद रखिएगा, रहेगा ना जी। उत्तर प्रदेश में दूसरी राजधानी बसाया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ना, कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था, प्रथम एडी में। कब हुआ था? प्रथम एडी, यानी प्रथम ईस्वी को, याद रखिएगा। प्रथम ईस्वी 1 एडी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में। और उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था। प्रथम एडी जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासन काल में जो ना चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और कनिष्क जो ना अपने आप को जिस प्रकार मौर्य वंश में अशोक जो ना प्रतापी राजा हुआ था, जो अपने शिलालेखों का निर्माण करवाया था, 13 शिलालेख लिखवाया था, उसी प्रकार से जो है ना कनिष्क ने भी अपने आप को अशोक से तुलना किया था कि हम भी जो ना अशोक के समान प्रतापी राजा है। इसने भी शिलालेखों को जहां तक लिखवाने का काम किया था। कनिष्क ने ही सिल्क मार्ग पर जो अधिकार कर लिया। समझिएगा सिल्क मार्ग क्या है? तो ये भारत वाले प्रांत है, ठीक है जी। ये भारत वाले प्रांत है। इसके ऊपर में आपका कौन है? चाइना है। तिब्बत का पहाड़ी है, उसके ऊपर चाइना, उसके ऊपर मंगोलिया, हम लोग समझ चुके क्लास 11th में। तो ये वाले प्रांत सिल्क मार्ग का जो रास्ता अपनाया था, तो चाइना ने एक रेशम मार्ग, सिल्क का मार्ग रास्ता का अर्थ होता है रेशम मार्ग। चाइना ने अपने ओर से इधर जम्मू कश्मीर होते हुए, इधर से ऊपर होते हुए, इधर नीचे से पानी होते हुए इधर से यूरोप तक। कहां तक? यूरोप तक जो है ना एक व्यापार का रास्ता अपनाया था। यही रूट था, एक प्रकार से जाने का रास्ता था, व्यापार करने का साधन था, यही रास्ते होकर के। और सब व्यापारी जो है ना चीन से होके, भारत से होके, इधर से सारा यूरोप कंट्री तक डायरेक्ट कनेक्शन था। यूरोप के जितने भी देश थे वहां तक पहुंचाते थे, व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार करते थे। बड़ी फेमस रास्ता था जी। और इन्हीं रास्ते पर जो है ना क्या कर लिया था? इसने अधिकार कर लिया था। चलो अब इधर से चलो, अब इधर से जो जाओगे हमको टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात समझिएगा हाईवे पे देखते हैं टोल टैक्स लगा हुआ था ना सरकार के द्वारा, बिना टैक्स दिए हुए टप नहीं सकते टोल टैक्स से। उसी प्रकार से जो है ना आप कनिष्क जो है इस रास्ते पर अपना कब्जा अधिकार कर लिया। तो चल आओगे तो भी टैक्स दो, जाओगे तो भी टैक्स करो। तो सिल्क मार्ग पर रास्ता पर किसने अधिकार कर लिया था? तो कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान रहा करता था। उस विद्वान का नाम था, पहला विद्वान का नाम था अश्वघोष। पहला विद्वान का नाम क्या था? अश्वघोष। अश्वघोष ने ये विद्वान था, साहित्यिक को देखा जाता था। साहित्य समझते हैं, पुरातत्व हम लोग समझ चुके हैं, साहित्य समझ चुके हैं। साहित्यकार था अश्वघोष। क्या था? साहित्यकार था। एक वसुमित्र दूसरा विद्वान कौन था? वसुमित्र था। ये विद्वान के रूप में इसके दरबार में काम करते थे। तीसरा विद्वान कौन था आपका? नागार्जुन। नागार्जुन क्या था? दार्शनिक था, फिलोसफर था। दार्शनिक मतलब होता है फिलोसफर था। और वह वैज्ञानिक था और साइंटिस्ट भी था इसने। चौथा विद्वान के रूप में इसके दरबार में कौन था? चरक। देखे थे चरक के बारे में? चरक क्या था? एक राजवैद्य था, अर्थात बीमार पड़ता था तो उनका इलाज करने में ये सफल विख्यात चरक था। ये चरक एक राजवैद्य था, एक प्रकार का बोलिए उस समय का डॉक्टर था। समझे?
इस प्रकार से आपका जो है ना ये आपका कनिष्क कुषाण वंश खत्म होता है। इम्पोर्टेंट आपका ये कुषाण वंश है। और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। लाइक एकदम जरूर